हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपीएम। आज जिस टॉपिक पे हमारी बात होने वाली है उसके लिए काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे मिले थे। अब क्योंकि उस चीज़ में मैं एक्सपर्टीज़ नहीं रखती थी, इसीलिए मैंने स्पेशली सर को बोला, चेतन सर को, सर उसको कैसे भी आप जो है पूरा देखिए, पूरा सिस्टम उसका समझिए और फिर आप बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करना। सर आज जो टॉपिक है वो है नॉर्मलाइजेशन फार्मूला। आप जानते हैं कि आरएसएसबी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बताया था सभी जगह पे क्लियरली, और सभी को पता है कि पटवार के बाद जो भी एग्जाम्स है उसमें नॉर्मलाइजेशन फार्मूला जो है उसको चेंज किया गया है। पशु परिचर में जिन बच्चों को ऐसा फील हुआ कि हमारे साथ गलत हुआ है, ये जो मार्क्स का घटना बढ़ना है, उस वाले फार्मूले से बच्चे बहुत नाराज थे। तो इसीलिए न्यू फार्मूला इंट्रोड्यूस किया गया था, और जो न्यू फार्मूला है वो बेसिकली एसएससी का फार्मूला है। तो इसीलिए, और वीआईपीएम एसएससी फुल सब्जेक्ट्स केटर करता है ऑफलाइन में, तो इसके लिए एसएससी का तो ये लोग सारा जानते ही हैं सिस्टम। इसीलिए आप लोगों को आज ये नॉर्मलाइजेशन फार्मूला वाली पूरी चीज़ समझाई जाएगी। वैसे तो स्टूडेंट्स जो होगा आगे देखा जाएगा एग्जाम के बाद में, कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, कितने मार्क्स आपके बनेंगे, कितना स्कोर आपका होगा, लेकिन एक क्यूरियोसिटी होती है आदमी को कि कैसे ये कम ज़्यादा करेंगे। तो उसके लिए आई रिक्वेस्ट यू, लास्ट तक आप वीडियो ज़रूर देखेंगे सभी बच्चे। चेतन सर को मैं इन्वाइट करती हूँ कि वो इस पूरी चीज़ को आपको पूरा अच्छे से, जैसे मैथ समझाई जाती है ना वैसे समझाएंगे, और आप लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। अभी तक काफ़ी बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को आप अभी से लाइक कर दो, और चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हमेशा कोशिश करते हैं सीरियस ऑथेंटिक कंटेंट आपको अवेल करवाने का। थैंक यू बच्चों। तो मैं इन्वाइट करूंगी चेतन सर को। थैंक यू मैम। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के मन में एक डाउट पैदा कर रहा है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा बेटा कि नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। क्या जरूरत पड़ी हमको नॉर्मलाइजेशन लाने की? जब कोई एग्जाम एक शिफ्ट में सभी बच्चों का नहीं करवाया जा सकता, तब हमें नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। ये नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है, पहले क्या हुआ करता था, अब क्या होता है? तो पहले जो भी होता था वो कैंसिल हो चुका है। हमें अब समझना है कि अब जो हम एग्जाम देने जा रहे होंगे वो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस किस फॉर्मूले से और कैसे की जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी अभी हाल ही में एसएससी एग्जाम ने भी अपना नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस चेंज किया है, और एसएससी से ही जो फॉर्मूला बना है वही फॉर्मूला हमारे नॉर्मलाइजेशन में काम कर रहा होगा स्टेट के लगभग सभी एग्जाम्स में। अभी आपका पटवार का एग्जाम हुआ, वो लगभग 2 शिफ्टों में अपना पेपर हुआ, उसमें भी हम ये कह सकते हैं कि हमारा नॉर्मलाइजेशन का यही फॉर्मूला काम करेगा जो एसएससी में काम करता है। सेंट्रल लेवल में जो काम करता है वही काम करेगा स्टेट लेवल में। अब देखिए काम कैसे करेगा। नॉर्मलाइजेशन की एक उचित प्रोसेस है, और वो प्रोसेस हम किस तरीके से समझ सकते हैं एक बार समझने की कोशिश करना आप लोग बच्चों। नॉर्मलाइजेशन कैसे निकाला जाएगा? मान लीजिए आपने कोई एग्जाम दिया, सेंट्रल लेवल का एग्जाम दिया या आपने स्टेट लेवल का कोई एग्जाम दिया, कोई एग्जाम दिया, और मैंने मान लिया कि वो एग्जाम कितनी शिफ्टों में कंडक्ट कराया गया, 2 शिफ्टों में पूरा हुआ, शिफ्ट नंबर 1, शिफ्ट नंबर 2। अब ये भी कोई जरूरी नहीं है कि दोनों शिफ्टों में बराबर बराबर संख्या में स्टूडेंट्स एनरोल हो रहे होंगे। संख्या पहली शिफ्ट में पेपर देने वाले बच्चों की, दूसरी शिफ्ट में पेपर देने वाले बच्चों की अलग अलग बेटा हो सकती है। तो मैंने यहां डेटा ऐसा ले लिया कि पहली शिफ्ट के जो बच्चे हैं उसमें लगभग 6 बच्चा पेपर देने जाता है, जिसके अलग अलग नंबर आते हैं 200 में से। पहली शिफ्ट में पेपर देने जो बच्चा गया है, जिसका रोल नंबर 1 था, रोल नंबर 2 था, रोल नंबर 3 था, रोल नंबर 4, 5 और 6, तो रोल नंबर 1 वाले बच्चे के 150 नंबर आए, 2 नंबर वाले बच्चे के 142 नंबर आए, 3 नंबर वाले बच्चे के 140 नंबर आए। तो शिफ्ट 1 में जितने भी बच्चों ने पेपर दिया मैंने रोल नंबर के हिसाब से इनको जमा लिया, किसी के कम आए किसी के ज्यादा नंबर आए, ऐसा ही होता है। बिल्कुल सेम शिफ्ट नंबर 2 में मैंने मान लिया कितने बच्चे पेपर देने जाते हैं, 4 बच्चा पेपर देने जाता है, और 4 बच्चों के अलग अलग रॉ मार्क्स निकल के आते हैं 163, 168, 142 और 150। अब ये वो डाटा है जो आप एग्जाम में करके आए हैं।
अब नॉर्मलाइजेशन लगाने का एक प्रोसेस ये होता है, क्यों लगाया जाता है उसका सबसे मेन रीजन बेटा ये है कि शिफ्ट अगर दो है तो हो सकता है एक आसान शिफ्ट हो और एक कठिन शिफ्ट हो। तो जो जिस बच्चे को आसान शिफ्ट करने को मिली है उसको नंबर लाना थोड़ा आसान होगा, जिसको कठिन शिफ्ट मिली है उसको नंबर लाना थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा। तो कठिन और सरल शिफ्टों को एक साथ मिला के एक ऐसा कट ऑफ मार्क्स तैयार किया जाता है जो सरल और कठिन दोनों के बीच में आता हो। अब वो तैयार कैसे किया जाता है, प्रोसेस थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सर, सबसे पहले हमें क्या काम करना है हमारा जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो सबसे पहले सिस्टम क्या काम करेगा, शिफ्ट वन में जितना भी बच्चा पेपर देने जाएगा, जैसे 6 बच्चा पेपर देने जाता है, तो वो क्या करेगा, इनके मार्क्स को बड़े से घटे हुए क्रम में लिख देगा। जैसे शिफ्ट नंबर 1 में वो कौन सा बच्चा है जिसने टॉप किया है, 164 नंबर वाला बच्चा है। फिर शिफ्ट नंबर 1 में वो कौन सा बच्चा है जो दूसरे पायदान पर रहा, रोल नंबर 4 वाला बच्चा। तीसरे पायदान पर कौन सा बच्चा रहा, रोल नंबर 6 वाला बच्चा। तो मैंने यहां पे पहले से ही करके बता दिया ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो समझने में, ना आपको ज्यादा समय लगे नॉर्मलाइजेशन समझने में। देखना बेटा, शिफ्ट नंबर 1 में 6 बच्चे पेपर देने जाते हैं, सबसे ज्यादा नंबर लाया 164, रोल नंबर 5 था। 160, 151, 150, 142, 140। फिर इनकी क्या निकाली जाती है, इनका निकाला जाता है लेस और मोर स्टूडेंट्स, जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जरूरत क्या पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है परसेंटाइल निकालने के लिए। परसेंटेज और परसेंटाइल अलग अलग होते हैं, यहां मैं दोनों का डिफरेंस नहीं बता रहा हूं, जो आपको बताऊं बस आप समझ लीजिए। परसेंटेज अलग होता है, परसेंटाइल अलग होती है। क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यह करना है कि शिफ्ट नंबर 1 में सबसे ज्यादा नंबर किसके आए, रोल नंबर 5 वाले बच्चे के 164 नंबर आए। अब हमें यह देखना है कि 164 इस शिफ्ट का हाईएस्ट नंबर हो गया, तो टॉपर्स जो रहा होगा उसके 164 नंबर आए होंगे। 164 नंबर लाने वाले क्या और भी स्टूडेंट हैं, हो सकता था 2 बच्चे टॉप कर जाएं, हो सकता था 3 बच्चे टॉप कर जाएं। अगर मान लो एक शिफ्ट में हजारों बच्चे पेपर दे रहे हैं तो टॉप करने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। अब मुझे एक डेटा लेना था तो मैंने 6 बच्चों का डेटा ले लिया। 164 मार्क्स लाने वाला केवल एक ही स्टूडेंट है, दूसरे के 160 है, तो टोटल 6 स्टूडेंट हैं। यहां पे हम वो नंबर लिखते हैं जो टॉपर्स के बराबर या उससे कम नंबर लेके आए हैं। तो आप कहोगे टॉपर्स के बराबर और उससे कम नंबर लाने वाले 1 2 3 4 5 6 हैं, या टॉप नंबर के बराबर नंबर लाने वाले 6 स्टूडेंट हैं। यहां पे क्या आएगा साहब, दूसरा 160, 160 या 160 से कम नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट बच गए, 5। 151 या 151 से कम नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट बच गए, 4। 150 या 150 से कम नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट बच गए, 3। 3 ही स्टूडेंट हैं जिनके 150 या 150 से कम आए हैं। 142 वाले 2 बच गए, 140 वाला अकेला बच्चा था, इसके बाद नहीं है क्योंकि टोटल 6 बच्चों ने पहली शिफ्ट का पेपर दिया था। अब आ जाइए, परसेंटाइल कैसे निकाली जाती है। परसेंटाइल का बेसिकली फॉर्मूला होता है m/n। ये परसेंटाइल बहुत जरूरी है आपके टोटल कट ऑफ को, नॉर्मलाइजेशन को तैयार करने के लिए। परसेंटाइल क्या होगा, देख लो क्या प्रोसेस होती है। पहले हमने नंबरों को जमाया, फिर ये देखा कि कितने स्टूडेंट ज्यादा हैं कितने स्टूडेंट कम हैं। चलिए सर मैं आपको बताता हूं यहां पे परसेंटाइल कैसे निकाली जाती है। मान लो मुझे पहले स्टूडेंट की परसेंटाइल निकालनी है, तो जो बच्चा टॉप करता है ना, चाहे वो पेपर 200 नंबर का हो, चाहे 150 नंबर का हो, चाहे 500 नंबर का हो, अगर किसी बच्चे के उस शिफ्ट में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं तो उसकी 100 परसेंटाइल मानी जाती है। जैसे टोटल स्टूडेंट कितने थे, 6 जिन्होंने पेपर दिया, टोटल स्टूडेंट कितने थे, 6 बच्चे थे। उसमें से इसके लेस और मोर स्टूडेंट, इससे कम
या इसके बराबर नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 6 मल्टीप्लाइड बाय 100। करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इसको भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया कि पहले स्टूडेंट की 100 परसेंटाइल बनेगी। चलिए सर, जो नंबर 200 में से 160 बच्चा लेके आया उसकी कितनी परसेंटाइल बनेगी? तो भैया टोटल स्टूडेंट कितने थे? 6। 160 और 160 से कम नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? 5। तो इसकी कितनी परसेंटाइल बनेगी? मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसकी बनेगी 83.33। इसी तरीके से सबके अपन ने परसेंटाइल निकाल लिए। 4 आए 6 में से इतना परसेंट, 3 आया 6 में से 50%, 2 आया 6 में से 33%, 1 आया 6 में से 16.66%। बिल्कुल वैसे ही शिफ्ट 2 वाले बच्चों को भी बड़े मार्क्स से लेके छोटे मार्क्स में मैंने जमा के लिख लिया। शिफ्ट 2 में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला बच्चा 168, उससे कम नंबर लाने वाला, उससे कम नंबर लाने वाला और उससे कम नंबर लाने वाला बच्चा ये होगा। अब आप एक बात बताइए, जिस चारों में से सबसे ज्यादा नंबर किसके आए? 168 नंबर लाने वाले बच्चे के, जिसका रोल नंबर कितना था? 2 था, शिफ्ट नंबर 2 में। अच्छा साहब, अब एक बात बताओ मुझे यार, अगर 168 नंबर हाईएस्ट हैं तो 168 और 168 से कम कितने बच्चों के आए हैं? 4 बच्चों के। 163 और 163 से कम कितने बच्चों के आए हैं? 3 बच्चों के। 150 और 150 से कम कितने बच्चों के आए हैं? 2 बच्चों के। 143 या 143 से कम लास्ट का बच्चा था 143, एक बच्चा बचा। परसेंटाइल, परसेंटाइल मैंने बताया था ना, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 4 दूसरी शिफ्ट में, और आपके कितने आए हैं? 4। तो भैया आप सीधा सा कह सकते हो कि आपकी 100 परसेंटाइल बनेगी। बिल्कुल बनेगी साहब। वैसे ही टोटल 4 स्टूडेंट थे और आपके जितने नंबर आए हैं उनसे कम कितने स्टूडेंट हैं? 3। तो आपकी परसेंटाइल कितनी बनेगी? आपकी परसेंटाइल बनेगी 75%। वैसे ही मैंने चारों स्टूडेंटों की परसेंटाइल निकाल ली। सबसे पहले अपन ने क्या काम किया? नंबरों को जमाया, फिर ये देखा टॉपर्स और टॉपर्स की बराबर कितने हैं, सेकंड टॉपर और सेकंड टॉपर से कम कितने हैं, थर्ड टॉपर थर्ड टॉपर से कम कितने हैं, और आखिरी का बच्चा जो है वो कितने नंबर लेके आ रहा है। अब अपने को क्या करना है? पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट, शिफ्ट नंबर 1 में अलग अलग परसेंटाइल आई है, शिफ्ट नंबर 2 में अलग अलग परसेंटाइल निकल के आई हैं। अब अपने को काम यह करना है कि इन नंबरों को परसेंटाइल की फॉर्म में जमाना है, ज्यादा परसेंटाइल से कम परसेंटाइल पे दोनों शिफ्टों को मिला के। 2 शिफ्टों का पेपर हुआ, पहली शिफ्ट की परसेंटाइल निकाल ली, दूसरी शिफ्ट की परसेंटाइल निकाल ली। अब कॉमन परसेंटाइल निकालने के लिए हम दोनों शिफ्टों के बच्चों को एक साथ रखेंगे। तो मैंने दोनों शिफ्टों के बच्चों को एक साथ रख दिया। टोटल पहली शिफ्ट में 6 बच्चे थे, दूसरी शिफ्ट में 4 बच्चे थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने बच्चे हो गए? 10 बच्चे। सबसे ज्यादा परसेंटाइल 100 परसेंट आए, चेक कर लीजिए। देखो, पहली शिफ्ट का 100 परसेंटाइल, दूसरी शिफ्ट का 100 परसेंटाइल, तो 2 बच्चे हैं जो अलग अलग शिफ्टों में टॉप कर रहे हैं। यार एक बात बताओ, पहली शिफ्ट में पेपर हुआ उसमें कोई बच्चा टॉप करेगा तो उसके कुछ नंबर होंगे, दूसरी शिफ्ट में जो बच्चा पेपर दे रहा है उसमें कोई एक बच्चा टॉप करेगा, उसके कुछ नंबर होंगे। अब दोनों शिफ्टों के अलग अलग टॉपर मिल गए अपन को, तो अलग अलग टॉपरों के नंबर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर जब अलग अलग पेपरों की परसेंटाइल निकाली जाएगी तो टॉपर्स की परसेंटाइल तो 100% ही आएगी कि नहीं आएगी निकल के। तो आप कहोगे कि भैया देखो ध्यान से समझना, अब यहां पे कहानी शुरू होती है। परसेंटाइल तक तो बड़ा आसान था। 100 परसेंटाइल पहली शिफ्ट का बच्चा लेके आया जिसके 164% थे, और 100 परसेंटाइल दूसरी शिफ्ट के बच्चे के आए जिसके 168 नंबर थे। तो मुझे टॉपर्स का कैसे एवरेज निकालना होगा मैं आपको बताता हूं कि अगर मुझे इन दोनों में से चुनना होता कि इन दोनों की कट ऑफ अगर तैयार की जाए तो नॉर्मलाइजेशन के द्वारा इन दोनों बच्चों की कट ऑफ कैसे तैयार होगी। पहली शिफ्ट का बच्चा अपने पेपर में हाईएस्ट 164 नंबर लेके आ रहा है, पहली शिफ्ट का बच्चा। ये मान लिया जाता है
अगर ये बच्चा दूसरी शिफ्ट का पेपर देता तो इसके उतने ही नंबर आते जो दूसरी शिफ्ट के टॉपर के आए हैं। मैंने क्या बोला? दूसरी शिफ्ट का सबसे टॉप बच्चा कौन सा है? 168 नंबर लाने वाला। अगर ये पहली शिफ्ट का पेपर देता तो मान लिया जाता है इसके भी उतने नंबर आते जितने पहले टॉपर के आए थे पहली शिफ्ट के। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे एक बात बता दीजिए, अगर ये पहली शिफ्ट का बच्चा जो टॉप कर रहा है ये दूसरी शिफ्ट का पेपर भी दे तो इसके कितने नंबर आएंगे? 168 दूसरी शिफ्ट के टॉपर्स की बराबर। क्योंकि टॉपर तो टॉपर होता है, जो इसका टॉपर है वो इसका टॉपर है, तो दोनों को हमने बराबर बराबर मान लिया। अगर दूसरी शिफ्ट का बच्चा पहली शिफ्ट का पेपर देने आ जाता तो इसके उतने नंबर आते जो पहली शिफ्ट के टॉपर के नंबर आ रहे हैं 164 की बराबर। और अगर मैं कहूं कि भैया इन दोनों स्टूडेंटों का एवरेज स्कोर क्या निकलेगा, इन दोनों का एवरेज स्कोर क्या होगा, अगर मुझे यह पता करना है कि इन दोनों पे कट ऑफ कितनी निकलेगी, तो मैं दोनों का एवरेज निकालता हूं। 164 में 168 जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, तो इन दोनों का एवरेज कितना आ जाएगा? 166 नंबर आ जाएगा। औसत कितना आएगा? 166। इसका क्या निकल के आ जाएगा? एवरेज निकल के आ जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए सर अब आगे चलते हैं। अब हमने इन दोनों को तो चलो बराबर बराबर मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि दोनों के सेम परसेंटाइल थे तो दोनों का एवरेज निकाल लिया। लेकिन यार अगर मैं कहूं ये तीसरा स्टूडेंट जो थर्ड टॉपर है, दोनों शिफ्टों को मिला के अगर एक और इसके जैसा होता तो इन दोनों को भी बराबर मान लेते। लेकिन साहब ये 83 है, ये 75 है, दोनों में तो बड़ा अंतर है। तो ये कैसे पता लगाया जाए कि जो बच्चा तीसरा टॉपर है पहली शिफ्ट का, इसके 160 नंबर आए हैं, यही बच्चा अगर दूसरी शिफ्ट का पेपर देता तो इसके कितने नंबर आते? ये पता लगाने के लिए ही हम नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को पढ़ते हैं। मैंने क्या बोला? 160 नंबर लेके आया पहली शिफ्ट का बच्चा, यही बच्चा अगर दूसरी शिफ्ट का पेपर देता तो इसके कितने नंबर आते? मुझे ये खाली जगह भरनी है, हर बार यही काम करना है, तब जाके नॉर्मलाइजेशन निकलेगा। अब सर मैं आपको बताता हूं क्या क्या होता है यहां पे। जिस शिफ्ट के नंबर पता करने हैं उससे नीचे वाली शिफ्ट में जितने नंबर आए हैं वो x1, उससे ऊपर वाली शिफ्ट में जितने नंबर आए हैं वो x2 बनता है। जिस शिफ्ट के नंबर पता करने हैं उससे नीचे वाली शिफ्ट का ये हमारा परसेंटाइल नंबर 1 हो जाता है, ये परसेंटाइल नंबर 2 हो जाता है, और जिस शिफ्ट के नंबर पता करने हैं वो परसेंटाइल p के बराबर होता है। फॉर्मूले में रख दिया। x1 कितना है? 163। x2 कितना है? 168। x1 कितना है? 163 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1। P2 माइनस P1 तो 100 परसेंटाइल में से 75 परसेंटाइल को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे थोड़ी सी जगह कम है तो समझना। P कितना है? 83 और P1 कितना है? 75। तो भैया 83.33 में से मैं माइनस कर दूंगा 75 परसेंटाइल। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो भैया यहां पे निकल के आएगा 164.66। इसका मतलब ये हुआ ये वाला बच्चा अगर इस शिफ्ट का पेपर देता तो इसके नंबर आते 164.66 नंबर। अब इन दोनों बच्चों का जैसे ये बच्चा इस शिफ्ट का पेपर दे रहा है तो 160 नंबर आ रहे हैं, ये बच्चा इस शिफ्ट का पेपर दे रहा है तो इसी बच्चे के 164 नंबर आ रहे हैं। अब इन दोनों का एवरेज निकाला जाएगा इस परसेंटाइल के लिए। तो मैंने निकाला 160 प्लस 164.66 और दोनों को जोड़ के मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो 16 दूनी 32, 4 का 4 आ गया, 66 का 66 आ गया, 2 से भाग देंगे 16, 2.33। इसका मतलब यह है कि इन दोनों का एवरेज जो निकल के आया
इन दोनों का एवरेज जो निकल के आया वो आ गया 162.33। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? अब बेटा 75 परसेंटाइल वाला बच्चा सेकंड शिफ्ट का सेकंड टॉपर है, 163 नंबर। ये 163 नंबर लाने वाला बच्चा अगर पहली शिफ्ट का पेपर देता तो कैसे नंबर आते? इसी फॉर्मूले से इसी तरीके से निकल जाएगा। फिर इन दोनों का एवरेज निकलेगा, फिर इन दोनों का निकलेगा, फिर इन दोनों का, और जो इसका एवरेज है, जो इसका एवरेज निकल के आया, जब हर स्टूडेंट का दोनों शिफ्टों के नंबरों को मिला के एवरेज निकाला जाता है तो वो आपकी टोटल कट ऑफ तैयार हो जाती है, टोटल परसेंटाइल तैयार हो जाता है, या टोटल एवरेज तैयार हो जाता है। और इस टोटल एवरेज के आधार पर पता किया जाता है किस बच्चे के ज्यादा और किस बच्चे के कम नंबर आएंगे। अब मान लो इन सब का मैंने औसत निकाला, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का एवरेज निकाला, और मेरा एवरेज मान लो निकल के आ गया 152.4। ये नंबर मेरा सबका एवरेज निकल के आ गया। अब इस नंबर के आधार पर पता चलेगा कि टॉपर के कितने नंबर कम करने हैं और कम बच्चे के कितने नंबर ज्यादा करने हैं। बात समझ आ गई? फिर उससे कंपेयर किया जाएगा आपकी फाइनल कट ऑफ जो बनी के तैयार हुई है कि नंबर आपके पास होने लायक हैं या फेल होने लायक हैं। थोड़ा सा टेढ़ा है, आपको समझने में हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल हो, क्योंकि परसेंटेज और परसेंटाइल दोनों में बड़ा अंतर होता है। सबसे पहले हमने स्टूडेंटों को जमाया, फिर उनका परसेंटाइल निकाला, फिर परसेंटाइल के आधार पर एवरेज निकाला। परसेंटाइल कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूले से निकालते हैं। x क्या होता है, x1 क्या होता है, p क्या होता है, p1 p2 क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। हर बच्चे का जब दोनों शिफ्टों का पेपर निकाला जाएगा, एवरेज किसका निकाल रहे हैं हम? यहां पे एवरेज किसका निकाल रहे हैं? एवरेज निकाल रहे हैं बेटा, जैसे मान लो मैंने पेपर दिया तो मेरे एक शिफ्ट के पेपर में 170 नंबर आ गए। अगर मैं ही दूसरी शिफ्ट का पेपर दूं तो मेरे 170 नंबर नहीं माने जाएंगे, मेरे नंबर माने जाएंगे जो दूसरी शिफ्ट का बच्चा टॉप कर रहा है। अगर मैं उस बच्चे को पेपर देता तो उसी को टॉपर माना जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए सर, ये होता है आपका एक नॉर्मलाइजेशन निकालने का पूरा प्रोसेस, जो पीडीएफ है। बहुत सारे टीचर्स ने इसको पीडीएफ की फॉर्म में बता रखा है, पीडीएफ से समझ नहीं आता, तो इसलिए हमने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया। ये 99.99% तक ठीक है। अब आपका स्टेट का जो एग्जाम है, अगर वो पूरा की पूरा एसएससी वाले को ले लेता है तब तो यही आपका निकलेगा, और इसी तरीके से हर बच्चे का परसेंटाइल निकाला जाएगा और हर बच्चे का नॉर्मलाइजेशन टोटल एवरेज के आधार पर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो थोड़ा सा 19-20 कर सकता है तो हो सकता है आपके आंकड़े में हेरफेर हो जाए। हमने सीधा समझाया है, क्योंकि अभी डेटा ये आ रहा है कि भैया एसएससी के आधार पर ही स्टेट एग्जाम का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो ये एसएससी का ना, अब सोच के देखिए, एसएससी का पेपर तो 30 शिफ्टों में होता है, 36 शिफ्टों में होता है, 40 शिफ्टों में होता है। तो 40 शिफ्ट के बच्चों का परसेंटाइल निकाल के, फिर रॉ स्कोर निकाल के, उसके बाद एवरेज निकालना, फिर एवरेज का भी टोटल एवरेज निकालना, कितना कठिन होता होगा सर निकालना। उसी आधार पर आपके नंबर कम होते हैं और उसी आधार पर आपके नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये आपका परसेंटाइल वाला चैप्टर था, नॉर्मलाइजेशन का आपका चैप्टर था। नॉर्मलाइजेशन करना, आपको करना नहीं है नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन सामने से होके आता है, बस हमें ये पता चलता है कि हमारे कितने ज्यादा नंबर आए हैं, हमारे कितने कम नंबर आए हैं, बढ़ने हैं नंबर या नंबर कम होने हैं। अब ये जो फॉर्मूला है, ये मैं जरूर कह सकता हूं आपसे कि ये फॉर्मूला थोड़ा ठीक है। पिछला वाला फॉर्मूला जो था ना, वो थोड़ा सा गंदा फॉर्मूला था, लेकिन था बड़ा आसान। जैसे मान लीजिए शिफ्ट नंबर 1, शिफ्ट नंबर 2 और शिफ्ट नंबर 3, ये इजी शिफ्ट है, ये मीडियम शिफ्ट है, ये हार्ड शिफ्ट है। एक बच्चा 160 नंबर लाया, एक बच्चा 164 नंबर लाया और एक बच्चा 170 नंबर लाया। अब यार ये मान लिया जाता है, एक सेकंड उल्टा लिख दिया मैंने, ये 170 वाला है हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट में ज्यादा नंबर आएंगे, मीडियम शिफ्ट में थोड़े कम आएंगे, और इजी शिफ्ट, हार्ड जो शिफ्ट होगी उसमें मैंने मान लिया 140 आया। तो पहले क्या किया जाता था, तीनों शिफ्ट के जो बच्चे हैं
उनका एवरेज निकाला जाता था। और मैंने मान लिया अंदाजे से कि एवरेज आया 160 पॉइंट या 160 आ गया, तो 160 के आधार पर इजी शिफ्ट वाले के 10 नंबर कट जाएंगे, मॉडरेट शिफ्ट वाले के 5 नंबर कट जाएंगे और हार्ड शिफ्ट वाले को 20 नंबर मिल जाएंगे। इस तरीके से आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाता था। अब उन्होंने इस प्रोसेस को थोड़ा सा सुधारा है। सुधारीकरण करने के बाद थोड़ा सा कठिन फॉर्मूला बनाया है, समझने में दिक्कत आती है, और उस तरीके से फिर ये पूरा नॉर्मलाइजेशन निकाल दिया जाता है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से इनिशिएटिव इंफॉर्मेशन हम आप लोगों के सामने लेके आते हैं। सबसे पहले बताया है, अच्छे अच्छे टीचर्स को नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला समझ नहीं आया, हर किसी ने पीडीएफ खोली और उसको समझा दिया। नहीं बच्चा, समझाने का तरीका यह था, अलग अलग शिफ्टों के बच्चों को किस तरीके से अलग अलग नंबरों के आधार पर एक साथ मिलाया जाके और एक कट ऑफ तैयार की जाती है, एक नॉर्मलाइजेशन का मेथड तैयार किया जाता है, और वही आपके सामने पूरा मेथड था। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। सभी बच्चों से मैं इजाजत चाहता हूं, चलते हैं सर। क्लास होने वाली है, क्लास से भी जुड़ जाइएगा, उसमें अपन पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों, राधे राधे, जय श्री राम।